आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में आज वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा आपको दबाव दिखाई देगा। बाजार अब दिन के निचले स्तरों के आसपास आ चुका है। निफ्टी 17,700 के नीचे फिसल कर अब 17,675 पर कर रहा है ट्रेड। 80 अंकों की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। सुस्ती आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई देगी। मिड कैप इंडेक्स भी सुस्त ही है, वहां भी हमने कोई बहुत ज्यादा एक्शन तेजी की तरफ नहीं देखा है। ये निफ्टी आपकी स्क्रीन पर, लेकिन सिमिलर रुझान आपको दिखाई देगा बाकी इंडाइसेस पर भी। फटाफट से एक बार क्यूज देख लेते हैं और उसके बाद अब तक हुआ क्या है मार्केट में, उसकी कुछ की हाइलाइट्स आपके सामने लेकर आएंगे। तो एशियन मार्केट्स को देख लेते हैं और एशियन मार्केट्स मिक्स्ड हैं। चाइना में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं उसके बाद हमने काफी मिक्स रेट देखा है। निकेई एक हरे निशान में है, बाकी कॉस्पी ताइवान आपको लाल निशान में दिखाई देंगे। बाकी बाजार भी 1/4% से लेकर आधा % नीचे कर रहे हैं ट्रेड। तो सिर्फ एक निकेई है जो हरे निशान में कर रहा है ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स में भी कोई बहुत ज्यादा एक्शन आज के सत्र में देखने को नहीं मिल रहा है। तो कोई क्लियर इंडिकेशन या कोई तेजी वाले संकेत तो नहीं है विदेशी बाजारों के फ्रंट पर। तो ऐसे में अब तक हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आते हैं। और वीकली एक्सपायरी का दिन कमजोरी बाजार में दिख रही है। निफ्टी अब दिन के निचले स्तरों के आसपास ट्रेड करते हुए 17,700 के नीचे है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे काफी वॉल्टिलिटी हमने सुबह से लेकर अब तक देखी है, एक रेंज में कारोबार, लेकिन अब 125 अंकों की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है। बाइंग देखने को मिली है मेटल स्टॉक्स में, पावर स्टॉक्स में, यहाँ थोड़ी बाइंग है। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी स्टॉक्स ये गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप्स में आपको बाइंग कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक हैं, चुनिंदा एनबीएफसीज हैं, मिड कैप आईटी स्टॉक्स हो गए, मिड कैप फार्मा स्टॉक्स, पेपर शेयर्स, यहाँ तेजी देखने को मिली है। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं। गाबा साहब नमस्कार, बताइए पहले तो बाजार पर राय रिमेनिंग सेशन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून टू यू। लगता है कि निफ्टी 17,600 के आसपास जहां से बाउंस मिला है 17,650 शायद होल्ड कर ले, लेकिन ये वीक अप मूव है क्योंकि गिरावट हमने गैप अप से देखी, उससे लगातार हमने गिरावट देखी निफ्टी में। अप मूव अगर मिलेगा तो डाउट रहेगा, लेकिन लोअर एवरेज में 17,600 में शायद थम जाए क्योंकि वीकली एक्सपायरी। बैंक निफ्टी देखा जाए तो स्लाइटली थोड़ा बेहतर है, लेकिन यहाँ पर भी वीकनेस है और उसका जो सपोर्ट है 41,400 के आसपास है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड फिलहाल तो नहीं बनता है, शायद आधे एक घंटे का शायद शॉर्ट कवरिंग आ जाए, लेकिन अब तो नहीं बनता। ओके, चलिए तो स्टॉक्स पर स्टिक करते हैं। गाबा साहब कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या आपने? हाँ, मुझे शिल्पा मेडिकेयर अच्छा लगता है। यहाँ पर एक तेजी है, बहुत बढ़िया आपको मिला है, 280 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि 300 भी जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। स्टॉक होगा 270 का शिल्पा मेडिकेयर। ओके, दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया। फार्मा पैक में लगता है कि डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड है, अपमूव शुरू हुआ है, हो सकता है स्लो चले लेकिन चलना चाहिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया ट्रेड कर रहा है 292, टारगेट अभी करीब 300 के आसपास होंगे। स्टॉक होगा करीब 290 का ग्रैन्यूल्स इंडिया। ओके, चलिए तो ग्रैन्यूल्स इंडिया और साथ ही शिल्पा मेडिकेयर दोनों ही स्टॉक्स गाबा साहब ने फार्मा से पिक किए हैं। और भले इंडेक्स पर आपको एक्शन दिखाई ना दे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स फार्मा और आईटी में आज के सत्र में देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए मिड कैप्स का हाल ले आते हैं हम आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स तो फ्लैट रेट कर ही रहा है, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं। शुरुआत करेंगे एनबीएफसीज के साथ। हालांकि मिड कैप इंडेक्स पिछले आधे घंटे के दौरान खासतौर से ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है और अब दिन के निचले स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। तो जो स्ट्रेंथ दिख रही थी वो थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी तेजी है। एनबीएफसीज में पीएनबी हाउसिंग 2.5% ऊपर, मणिपुरम फाइनेंस 4.25% ऊपर, कैनफिन होम्स में 1.5% का मूव, 2.5% ऊपर श्रीराम फाइनेंस कर रहा है ट्रेड। हेल्थ केयर में गाबा साहब ने भी ग्रैन्यूल्स, शिल्पा मेडिकेयर की बात की, उसके अलावा भी आपको स्टॉक्स दिखाई देंगे तेजी वाले। सीक्वेंट साइंटिफिक 13.5% ऊपर, थायरोकेयर में 3% का मूव, विजय डायग्नोस्टिक्स 2% ऊपर है और न्यूलैंड लैबोरेटरीज भी 3% की ज्यादा की बढ़त दिखा रहा है। आईटी इंडेक्स आपको बहुत ज्यादा एक्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 4.5% ऊपर, जेंसर में 3.25% का मूव, फर्स्ट सॉल्यूशंस 1.5% ऊपर है और रामको सिस्टम्स 2% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। एनर्जी बास्केट में खरीदारी, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, एमजीएल और अदानी टोटल गैस यहाँ 1% से लेकर 5% तक के अपमूव्स देखने को मिल रहे हैं आज के कारोबार में। साथ ही पेपर स्टॉक्स दिखाते हैं जहां खरीदारी आज वेस्ट कोस्ट पेपर 3.5% ऊपर, तमिलनाडु प्रोडक्ट्स 4% ऊपर, शीशा पेपर में 1% का मूव, आंध्र पेपर भी 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। सेलेक्ट ऑटो एंसिलरी में भी बाइंग, मुंजाल ऑटो, इग्राशी मोटर्स, फोर्स मोटर्स, यूनो मिंडा 1.5% से लेकर 4% तक के मूव्स इनमें है। और आखिर में दिखाएंगे आपको शुगर बास्केट। शुगर में हम प्रेशर देख रहे हैं आज
बजाज हिंदुस्तान 4% नीचे, बाकी स्टॉक्स भी 3.5 से 4% नीचे ही हैं। मगध शुगर, श्री रेणुका शुगर, धामपुर शुगर में भी प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तेजी मंदी के काफी ट्रेड्स आपको दिखाई देंगे। और बात करेंगे अब एप्टस की। कल 5% गिरने के बाद आज फिर एप्टस वैल्यू में 5% की गिरावट है। क्यों गिर रहा है स्टॉक, बताने के लिए यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स यहाँ सजेस्ट कर रही थी कि चोला ग्रुप जो है वो हिस्सेदारी खरीद सकता है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस में। लेकिन दोनों ही एप्टस और चोला ने इस पर्टिकुलर न्यूज़ रिपोर्ट को डिनाई किया है। अगर हम चोला की बात करें तो उनका जो बयान आया है उसमें ये लिखा गया है कि चोला डिड नॉट एक्सप्रेस एनी इंटरेस्ट इन द पास्ट एंड प्रेजेंट इन एक्वायरिंग एप्टस वैल्यू हाउसिंग। और एप्टस की भी जो क्लैरिफिकेशन आई है वो यही है कि कंपनी कोई भी प्रकार के नेगोशिएशन का पार्ट नहीं है, खास करके चोला के साथ। तो इस पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन के बाद येस्टरडे जो एप्टस में लगभग 5% की इंट्राडे आपने फॉल देखी, आज भी शेयर में लगभग 5% की गिरावट है। इनफैक्ट अगर हम 1 मंथ बेसिस पे कहें या 3 मंथ बेसिस पे कहें, लगभग 18% 1 मंथ बेसिस पे और 28% 3 मंथ बेसिस पे एप्टस का शेयर का प्राइस गिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिफिकेशन के बाद भी आप स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो आज की गिरावट ही नहीं, पिछले अगर 3 महीने की परफॉर्मेंस भी थी तो स्टॉक अंडर प्रेशर रहा है। क्या रहे हैं रीजंस, वो यतिन ने भी जिक्र किया भी। लेकिन कल की स्लाइड के बाद आज वापस से प्रेशर स्टॉक में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। 5.5% नीचे 248 के लेवल्स पर। गाबा साहब, कुछ कमेंट करना चाहेंगे क्या एप्टस वैल्यू हाउसिंग पर? एप्टस पर वेल, एप्टस का चार्ट मैं निकाल लेता हूँ। लगता है कि जो मूव है इसमें थोड़ा डाउट है। लिस्टिंग के बाद हुआ, लिस्टिंग के बाद लो लेवल्स में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर डाउट है। अगर 230 के रिसेंट हमने लो देखा है, अगर वो समझ जाता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वीकनेस है। ओके, चलिए, तो ये रही राय एप्टस वैल्यू हाउसिंग पर। 248 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिले हैं। लेकिन अब बात करेंगे रेलिगेयर की। रेलिगेयर के शेयर में जोरदार एक्शन दिख रहा है। शेयर में करीब 5% की तेजी है। दरअसल कंपनी की सब्सिडरी ने लेंडर्स को वक्त से पहले कर्ज चुका दिया है। क्या है और डिटेल्स, बताने के लिए सुमित हैं हमारे साथ। सुमित, बताइए क्यों तेजी और क्या रीजंस? देखिए, रेलिगेयर की जो आर्म है, रेलिगेयर फिनवेस्ट, वो पहले 2018 में जब मैनेजमेंट चेंज हुआ उससे पहले ये जो एसबीआई का कंसोर्शियम है वो उसके तहत एनसीएलटी में गई थी और वहाँ से जो रीपेमेंट की बातचीत है वो आते हुए दिखाई पड़ रही है। और आज कंपनी ने बात मेंशन करी है कि उनका एक 1 टाइम सेटलमेंट हुआ है जो कि समय से निर्धारित समय से पहले उन्होंने एक रीपेमेंट किया है। ओवरऑल 2018 से लेकर अब तक करीब 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का भुगतान कंपनी कर चुकी है अपने लेंडर्स को। और मैनेजमेंट चेंज के बाद से धीरे धीरे ऑन ट्रैक आ रहा है। तो ये जो पेमेंट किया गया है, लास्ट जो इनका एक पेमेंट था वो पेमेंट कंपनी ने कर दिया और ये अहेड ऑफ टाइम है। 3 महीना पहले कंपनी ने इस तरह का भुगतान होता हुआ दिखाई पड़ा है। अलग अलग ट्रांचेस के लिहाज से ये 16 लेंडर्स जो है उसको एसबीआई का कंसोर्शियम लीड कर रहा था और 2,178 करोड़ रुपए का पेमेंट जो है वो पूरा किया है। और इससे पहले रफली 5344 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल बकाया था। तो यहाँ पर एक हेयर कट लिया गया है 57% के आसपास का, जिसके बाद ये 1 टाइम सेटलमेंट जो है वो होता हुआ दिखाई पड़ा है। इंप्लीकेशन कैसे हैं इसके? इंप्लीकेशन को जिस तरह से रहेंगे कि जैसे ही कंपनी ने अब अपना रीपेमेंट पूरा कर दिया तो कंपनी अब एक नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रही है। कंपनी पहले भी एमएसएमई स्पेस को लेकर काफी कामकाज करती थी, तो वापस ये रिवाइव होगी तो एमएसएमई स्पेस के ऊपर दोबारा फोकस करते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा कंपनी अपनी एक सब्सिडरी जो कि हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस को लेकर कामकाज करती है, उसके ऊपर भी वापस फोकस करेगी। हालांकि वो 2018 में डायरेक्ट रेलिगेयर एंटरप्राइज के नीचे आ गई थी, लेकिन अब वापस मर्ज होकर दोबारा उसमें कामकाज शुरू होने की बातचीत होगी। तो इस तरह की एक रिवाइवल होता हुआ दिखाई पड़ेगा और एक बड़ा जो अपडेट है वो कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है और इस सेटलमेंट के बाद सिचुएशन वापस रिवाइव करेगी। इसके ऊपर कंपनी की मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेगी। आज 2 बजे आप उनसे भी पूरी डिटेल सुन पाएंगे। ओके, शुक्रिया आपका सुमित डिटेल्स बताने के लिए। तो जो लेंडर्स को पेमेंट की है टाइम से पहले, उसकी वजह से ये तेजी स्टॉक में एक्शन। गाबा साहब का कोई कमेंट भी ले लेते हैं। गाबा साहब, रेलिगेयर पर आपकी राय? यस, बिल्कुल। रेलिगेयर का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि डाउटफुल है। अंदर अपर में सेलिंग है। लार्जर टर्म टाइम फ्रेम ओके, 150 152 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। स्लो मूवर है, 175 जा सकता है लेकिन उसे वक्त लगेगा। बाई मोड पर तो है, किसी को लेना है तो ले सकते हैं। 155 का स्टॉप लगाना जरूरी है। रेलिगेयर। ओके,
चलिए, तो ये रही रेलिगेयर पर राय 161 पर ट्रेड करते हुए। इसी मुद्दे पर कॉर्पोरेट स्कैन में 2:20 पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन डॉक्टर रश्मि सलूजा अभी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। होगी उनसे खास बातचीत 2:50 पर। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत, जल्द वापस आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं डीएलएफ की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल स्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डीएलएफ ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का आईपीओ आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस डीएलएफ सिटी में आने वाली थी और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, आईबीएम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डीएलएफ से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। सीएनबीसी आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। सीएनबीसी आवाज की बजट मेगा कवरेज का यूट्यूब पर दबदबा। बजट के दिन यूट्यूब पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं होटल अशोका के बारे में। दरअसल ये आईटीडीसी मैनेज्ड होटल, जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाएं सुनी होंगी, खासतौर से इसके विनिवेश को लेकर या मोनेटाइजेशन को लेकर। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो दरअसल इस होटल का नाम जो है वो अशोका द ग्रेट के नाम पर रखा गया था, इसलिए द अशोका पहले इसका नाम था, बाद में अशोक कर दिया गया। दरअसल कई साल पहले जब यूनेस्को की इवेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, तब उनको लगा था कि इंडिया को भी एक मार्क बनाना चाहिए और उसी के ही अगले यूनेस्को मीटिंग से पहले उन्होंने सोचा कि भारत को भी एक बढ़िया 5 स्टार वो ज़रूर वहाँ पर जहाँ पर मीटिंग हो पाए इस तरह की एक जगह बना कर देंगे। तो तब उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया और उसके साथ ही अशोका होटल की स्थापना के ऊपर कामकाज करना शुरू हुए। लेकिन उस समय पर तो इतनी एमिनिटीज़ नहीं थी, लेकिन विद टाइम इसको डेवलप किया गया और अगली यूनेस्को की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया। साथ ही साथ ये पहला 5 स्टार और कन्वेंशन हॉल था जो कि इस इवेंट के लिए तैयार किया गया था। पहले अशोका होटल और फिर बाद में अशोक होटल के नाम से ये जाना जाने लग गया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में, ये दिल्ली का लार्जेस्ट पिलर लेस यानी कि बिना खंभों के सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल वाला कोई अगर होटल है दिल्ली में तो वो अशोका होटल है। और एक बड़े स्प्रेड एरियाज में यानी कि 11 एकड़ की ज़मीन में ये होटल बना हुआ है। तो अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम उस होटल की तरफ जाएंगे तो उसका आकार विकार ज़रूर देखिएगा, किस तरह का भव्य होटल ये बनाया गया है। करीब करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर रिटेल और ऑफिस स्पेस है। रफली 30,000 के आसपास के यहाँ पे जो स्क्वायर फीट के आसपास के बैंक्वेट्स हैं। इसके अलावा 8 रेस्टोरेंट हैं जो कि करीब करीब 25,000 स्क्वायर फीट्स के हैं। तो इस तरह का एक मासिव एरिया जो कि 11 एकड़ के अंदर बनाया गया है और इस तरह की एमिनिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहाँ पर एक मैंगो ट्री है जिसको खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पर प्लांट किया था, वो आज भी है। और आज भी उस पेड़ के जो मैंगोज होते हैं उससे वहाँ पर जैम और पिकल जैसी चीज़ें जो आप अगर होटल में यूज़ करेंगे तो वो उसी पेड़ से बने, उसी पेड़ के आमों से बनाकर आपके सामने पेश की जाती है। इसके अलावा आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे एक खास रिपोर्ट की जो मेटल सेक्टर पर आई है। दरअसल जेफरीज रिपोर्ट के बाद मेटल स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, क्या डिटेल्स हैं, क्यों तेजी के साथ ये स्टॉक्स कर रहे हैं ट्रेड, ये बताने के लिए यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन बताइए।
तो आज अगर हम देखें तो टाटा स्टील हिंडाल्को निफ्टी के टॉप गेनर बने हुए हैं और ये जेफरीज के रिपोर्ट के बाद दोनों ही शेयर में एक्शन देखा गया है। क्यों देखा गया है? क्योंकि जेफरीज को लगता है कि लगभग 35 से 40% की अपसाइड हिंडाल्को और टाटा स्टील के शेयरों में आ सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। अगर हम चाइना स्टील के बारे में बात करें तो जो 2022 के साल में लगभग 24 से 28% स्टील के दाम नीचे थे चाइना में, वो अब 2023 के साल में अब तक जो है स्टील के दामों में लगभग 14% की नीचे के स्तरों से रिकवरी आई है। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग चाइना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चाइना ओपनिंग अप थीम है, उसके कारण मेटल और खास करके स्टील के दामों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जेफरीज को लगता है कि यहां से मौका बनेगा जो है स्टील और एल्यूमिनियम स्टॉक्स खरीदने का। टॉप पिक्स की बात करें तो टाटा स्टील पे उनकी खरीदारी की सलाह है, टारगेट है 145 145, और हिंडाल्को की बात करें तो लगभग 570 के टारगेट के साथ यहां वो अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके, तो ये हैं वो पिक्स जिन पर जेफरीज है बुलिश मेटल स्पेस में। ट्रिगर्स का यहाँ पर यतिन ने जिक्र किया ही। हिंडाल्को टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में बाई करने की सलाह है। 145 के टारगेट टाटा स्टील में, हिंडाल्को में 570 के, और इनमें एक्शन आज खरीदारी का देखने को मिल भी रहा है। बाकी स्टॉक्स मेटल्स के हर निशान में ही कर रहे हैं ट्रेड। गाबा साहब, कोई ट्रेड समझ में आ रहा है कि बेस मेटल्स में, या फिर टाटा स्टील हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं चार्ट्स पर? टाटा स्टील में सुबह अच्छा लग रहा था मैं कहूंगा, लेकिन अब उसका देखना पड़ेगा। सुबह तो एंटायर स्पेस मेटल्स पे अच्छा लग रहा था। टाटा स्टील पॉसिबल है कि यहाँ से कपड़ों मिले, बाई मोड पर तो है, बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। पॉसिबल है अब ट्रेड कर रहा है 108 के आसपास, पॉसिबल है कि 113 भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा। स्टॉप होगा 107 टाटा स्टील। ओके, चलिए, तो 108 पर फिलहाल टाटा स्टील कारोबार कर रहा है, गाबा साहब का व्यू है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। इस हफ्ते निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की स्वाति होटकर मुकाबले में है। ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी है, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदेड़ हैं, और पंकज रांदेड़ ने इस बीच गुजरात अंबुजा में 252 रुपये 60 पैसे पर मुनाफा बुक किया है। और ये एक अपडेट है, हालांकि उनके जो टारगेट थे वो 290 रुपये के दिए थे उन्होंने। 233 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया। तब दिखा देते हैं आपको रिटर्न की स्थिति, और रिटर्न की स्थिति के हिसाब से मुनाफे के मीटर में अगर तीनों ही खिलाड़ी के बीच में आप मुकाबला देखेंगे तो लीड कर रही हैं स्वाति 8.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स के साथ। साथ ही अमित त्रिवेदी का पोर्टफोलियो और पंकज रांदेड़ का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट सेम रिटर्न्स लैंड कर रहा है, क्लोजर टू 6%, लेकिन लीडिंग पोजीशन में स्वाति होटकर फिलहाल बनी हुई ऑलमोस्ट 9% के रिटर्न्स के साथ। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए न्यू कंपनी, और न्यू कंपनी में आज बातचीत करेंगे हनीवेल ऑटोमेशन के चेयरमैन गणेश नटराजन से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार। Only Steel presents Majboot